अमीर और गरीब बहू की गोद भराई। ओफो, इस गाड़ी में कितनी गर्मी हो रही है। ड्राइवर प्लीज एसी ऑन कर दो। ये मम्मी जी तो गोंद की तरह चिपक गई हैं। इन्हें भी हमारी गाड़ी ही दिखी थी बैठने को। सड़क के एक तरफ से अमीरों की बारात महंगी गाड़ियों में से जा रही थी और दूसरी तरफ से गरीबों की बारात पैदल चल रही थी। जहां अमीर एक दिन की शादी के पीछे पानी की तरह पैसे बहाते हैं, वहीं एक गरीब के लिए तो सबसे बड़ा रोना रोटी को लेकर होता है। गोमती द्वार पर खड़ी अपनी गरीब बहू का स्वागत करती है। आओ गहना बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। देख बहू, अब तक तो मैं और विनोद ही इस झोपड़ी में रहते थे, मगर अब यही तेरा ससुराल है। तभी गहना भराई आंखों से अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, विदाई के वक्त माँ और बाबूजी ने कहा था कि कन्यादान के बाद बेटी का मायका उसके लिए पराया हो जाता है और उसका ससुराल का घर द्वार ही जीवन भर के लिए उसका अपना। मैं जानती हूँ हमारा घर अमीर नहीं, मगर यहाँ परिवार रहता है, और जहाँ परिवार रहता है वो झोपड़ी भी महलों से भली है। फिर गहना गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में बने बड़े से बंगले में अमीर बहू दिव्या का गृह प्रवेश चल रहा होता है। आओ दिव्या बहू, इस सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अमीर बहू के गृह प्रवेश करते ही सभी नौकर चाकर उस पर फूल बरसाते हैं, पर दोनों दुल्हनों की किस्मत एकदम ठीक उनके गृह प्रवेश के मिट्टी और सोने के कलश जैसी ही थी। जहां अमीर घर की बहू बनकर दिव्या की किस्मत में ऐशो आराम लिखा था, तो गहना को गरीबी भरी जिंदगी का भाग्य मिला। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक सुबह, गहना, ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ देखो ना, गहना उल्टी कर रही है। माँ, गहना की तबीयत खराब है और आपको हंसी सूझ रही है। विनोद, तू बाप बनने वाला है। गहना अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब तो मुझे बस जल्दी से मेरे प्यारे पोते पोती का मुंह दिखा दो। बहू, ऐसी हालत में अब तुम्हारा झुकना या भारी सामान उठाना ठीक नहीं। अपना ख्याल रखना। जी माँ जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वहीं थोड़े दिन में रोमा की अमीर बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती है। मम्मी जी, आई एम प्रेग्नेंट। मैं बहुत जल्दी इस घर को गुड न्यूज देने वाली हूँ। क्या सचमुच? मैं दादी बनने वाली हूँ। दिव्या बहू, तुम्हें नहीं पता, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरा सालों का सपना है कि मैं अपने निशांत के बच्चे को गोद में खिलाऊं। देखना, मैं अपनी बहू की गोद भराई इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। अपनी प्रेग्नेंट बहू के पहले महीने से ही रोमा उसके खाने पीने का खूब ख्याल रखती। सारा दिन नौकर चाकर उसके आगे पीछे लगे रहते। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गहना को गरीबी में रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। दिन बीतते गए और अब दोनों को 6-7 महीने लग गए। फिर एक सुबह सासू माँ मम्मी डैडी पूछ रहे थे, गोद भराई कब होगी? बस दिव्या बहू, जैसे ही तुम्हारा 7वां महीना खत्म होगा और 8वां महीना शुरू होगा, तुम्हारी गोद भराई कर देंगे। तो फिर गोद भराई की शॉपिंग आज से स्टार्ट कर देते हैं। ये भी तो देखना है कौन से मेहमान आने हैं। उसी शाम रोमा अपनी अमीर बहू की गोद भराई की खरीदारी के लिए उसे लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कहता है, माँ, आज ना फैक्ट्री के मालिक की बीवी की गोद भराई थी। उन्होंने सभी मजदूरों को एक एक डिब्बा लड्डू का दिया है। मैं ये लड्डू गहना के लिए ले आया। अच्छा किया विनोद, गर्भवती औरत को बहुत कुछ खाने का मन होता है, मगर बेचारी बहू हमारे हालात देखकर मन मार कर रह जाती है। माँ, हम गहना का गोद भराई नहीं करेंगे क्या? बहू की गोद भराई करने का मेरा भी बड़ा मन है बेटा, मगर हाथ में पैसे भी तो नहीं है। विनोद बेटा, बड़ा अच्छा होता अगर तू थोड़ी बहुत पैसे मालिक से उधार मांग लेता, तो बहू की गोद भराई हो जाती। गोद भराई हो ये गहना भी चाहती थी। अगले दिन विनोद को फैक्ट्री से थोड़ा एडवांस मिल जाता है और गहना को लेकर गोमती साड़ी की दुकान में आती है। अरे भैया, कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाना। ये देखिए माताजी, एकदम लेटेस्ट चली है ये साड़ी। कितने की है भैया? ये आपको 10,000 की पड़ेगी। ये सुनकर गोमती अपनी मुट्ठी दबा लेती है। गहना अपनी सास का लाचार चेहरा देखकर चिंता में आ जाती है। लगता है माँ जी के पास ज्यादा पैसे नहीं। एक मेरी गोद भराई के लिए मैं अपने परिवार को कर्जे में नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी, गोद भराई ही करनी है, इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करना? वो देखिए, वहाँ ठेले पर कितनी सुंदर साड़ी है।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम जैसे गरीबों को सस्ता माल ही हजम होता है। इतने में रोमा और उसकी अमीर बहू उस दुकान में आते हैं। अरे क्या हुआ भैया, इतने भड़के हुए क्यों हो? देखिए ना मैम साहब, इन गरीब सास बहू ने इतनी साड़ी खुलवा दी और खरीदी एक भी नहीं। तभी गहना की गरीबी पर हंसते हुए दिव्या घमंड दिखाकर बोलती है इन गरीबों के पास पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना इतनी महंगी साड़ी। आपको तो इनकी हालत देखकर इन्हें दुकान में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। इतनी बेइज्जती के बाद बेचारी गरीब बहू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। माँ जी चलिए यहाँ से। गरीबी के चलते गोमती अपनी बहू की गोद भराई के लिए ठेले से सस्ती साड़ी और कांच की चूड़ियां खरीद कर घर लाती है। वहीं रोमा अपनी बहू को उसके मन मुताबिक महंगी साड़ियां, ज्वेलरी, पर्स, मेकअप सब खरीदती है। अगले दिन अपने अमीर रिश्तेदारों को फोन करती है। वहीं गरीब बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी मेरी गोद भराई में कोई नहीं आएगा? बहू गरीब को कौन सा रिश्तेदार पूछता है, सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं। अच्छा मैं रोमा जी के घर गोद भराई का न्योता देकर आती हूँ और ये थोड़ा अचार भी ले जाती हूँ। फिर गोमती उनके घर आती है और दरवाजे पर से ही खड़ी होकर कहती है, नमस्ते रोमा जी। नमस्ते बहू रानी, आज शाम को मेरी बहू की गोद भराई है। बड़ा अच्छा लगता अगर थोड़ी देर के लिए आप आ जाते और मैं आपके लिए ये अचार लाई हूँ। दिव्या अचार की उस बरनी को तोड़ देती है। तुम गरीबों की औकात ही क्या है, मैं और मम्मी जी नहीं आएंगे, समझी तू? पर बहू रानी, मेम साहब बोल मुझे तू। बहू वो तुझसे उम्र में बड़ी है, ये तो देख। आप इन जैसे गरीबों को नहीं जानती मम्मी जी, पैसा देखकर रिश्ता जोड़ने आते हैं। पैसों के घमंड में दुत्कारे जाने के बाद गोमती रोते हुए आ जाती है और गरीबी में थोड़ी बहुत फूल पत्तों से अपनी झोपड़ी सजाकर अपनी बहू की गोद भराई करके एक बक्से में पुराना सा स्वेटर निकाल कर उसे देती है। ये लो बहू, तुम्हारी इस गरीब सास के पास तुम्हें गोद भराई में देने को सोना चांदी तो नहीं, बस ये स्वेटर है। जब विनोद मेरे पेट में था तो मैंने उसके लिए बुना था। माँ जी मेरी गोद भराई का इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि मेरा बच्चा अपने पिता के कपड़े पहनकर पल जाएगा। वहीं रोमा दिव्या से कहती है, दिव्या बहू तुम्हारा मेकअप खत्म होने में और कितनी देर लगेगी? सभी औरतें नीचे बैठकर गोद भराई शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। गुस्से में चिढ़कर दिव्या अपनी सास को झाड़ने लगती है। ओफो सासू माँ, आप क्यों मेरे सर पर बैठी हुई हैं? आज मेरी गोद भराई है, जब तक मेरा मेकअप खत्म नहीं होता मैं गोद भराई के लिए नीचे नहीं आऊंगी। जिसे वेट करना है करने दीजिए। काफी देर के बाद दिव्या मेकअप करा के नीचे आती है और गोद भराई शुरू होती है। सभी रिश्तेदार और अमीर औरतें उसके आंचल में फल, मेवा, मिठाई, नारियल और रुपया रखते हैं। तभी रोमा गोद भराई करके नेग में 9 लखा हार देती है। ये लो बहू, मेरी तरफ से तुम्हारी गोद भराई का तोहफा। तभी अपनी सास की बात का बिना जवाब दिए दिव्या अपनी माँ को देखकर उठकर आगे बढ़ जाती है, जिससे उसकी गोद भराई का सब कुछ सामान जमीन पर गिर जाता है। मम्मी कैसी हैं आप? कब से वेट कर रही हूँ, कितनी देर लगा दी। दिव्या बहू तुम्हें पता भी है गोद भराई के बीच में उठकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया। चलो वहाँ बैठो, अभी और लोग बाकी हैं। मम्मी जी आप मुझ पर इतना दामन क्यों चला रही हैं? You know what, मम्मी, पिछले 1 घंटे से इन्होंने मुझे नमूना बनाकर बिठा रखा है। इसके पैर छुओ, उसके पैर छुओ। आपने क्या मुझे उस गरीब गहना की तरह समझा है? मैं वो नहीं हूँ। तू उस जैसी हो भी नहीं सकती दिव्या, समझी ना? उस बेचारी के जितना दुख न तूने देखा है न झेला है। दिव्या, रोमा जी तेरी सास हैं। अब तो इस घर की बहू पहले है, मेरी बेटी बाद में, और उन्होंने तेरी भलाई के लिए बोला, समझी? बेटी तेरी खुशी के लिए इतना पैसा लगाकर इन्होंने इतनी धूमधाम से तेरी गोद भराई की, और अपनी सास की इज्जत कर, क्योंकि ये हकीकत है बेटी। किसी गरीब की बहू से जाकर पूछ जिन्हें इतनी खुशियां नहीं मिल पाती। अपनी माँ के समझाने पर दिव्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसी वक्त गोमती के घर आकर उनसे माफी मांगती है। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं बेटी, रो मत। ऐसी हालत में तुम्हारा रोना बच्चों के लिए ठीक बात नहीं। गोमती दिव्या के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लेती है और फिर रोमा के बंगले में एक साथ दोनों ही अमीर गरीब बहू की गोद भराई होती है। निरंजना जी, भाई 6 बज गए, शाम की चाय मिलेगी कि नहीं?
अजी ला रही हूँ। अशोक जी ये लीजिए चाय। पता नहीं कब तक मुझे ही रोटियां बनानी पड़ेंगी। कब करेगा कार्तिक शादी? मुझे कब बहू के हाथों की बनी बनाई रोटियां खाने का सुख मिलेगा? अरे तो आयुष की शादी कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े बेटे के कुंवारे रहते छोटे बेटे की शादी कर दूं? इतने में कार्तिक गले में वरमाला डाले एक काली लड़की को घर के अंदर लाता है, जिसे देखकर निरंजना आपत्ति जताकर कहती है, कार्तिक तूने शादी कर ली? अरे किस कोयले की खान को लेकर आया है? तूने इतनी सारी गोरी सुंदर लड़कियों के रिश्ते ठुकरा दिए इस कलूटन के लिए? यह है तेरी पसंद? माँ, मेघा के काले रंग पर मत जाइए। वो दिल की बहुत अच्छी है, एक शीशे की तरह है इसका मन। निरंजना जी, अब तो जो होना था हो गया, बहू का स्वागत कीजिए। फिर निरंजना अपनी काली बहू का स्वागत करती है और मेघा कार्तिक के पीछे पीछे कमरे में आ जाती है, जहां कार्तिक को सोफे पर सोता देखकर मेघा कहती है, कार्तिक जी आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? आज तो हमारी सुहागरात है। ये सुनकर गुस्से में तमतमाकर कार्तिक उसके मुंह पर एग्रीमेंट पेपर मारते हुए कहता है, अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये शादी तुम्हारा मेरे साथ 1 साल का एग्रीमेंट है। 1 साल बाद मोना मॉडल बन जाएगी और उसका करियर स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। तब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा, वरना तुम जैसी काली लड़की की तो मैं शक्ल देखना भी पसंद ना करूं। लाखों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। देखो मुझे, कहां मैं कहां तुम। ये सुनकर मेघा का दिल टूट जाता है। वो रात भर रोती है। इस दुनिया में मुझसे अभागन दुल्हन शायद कोई और नहीं होगी। एक शादीशुदा जोड़े के लिए उसकी शादी की पहली एनिवर्सरी सबसे खास दिन होती है, मगर मेरा रिश्ता उस दिन टूट जाएगा। ये सोचते हुए रात भर बेचारी वो काली बहू तकिए भिगोती है। अगली सुबह होते ही साफ सफाई करती है। तभी आयुष किचन में आता है। भाभी, आपको अपने देवर से कोई मदद चाहिए? आयुष भैया, मुझे नहीं पता कि माजी बाबूजी को खाने में क्या पसंद है, आप बताएंगे? हाँ भाभी, माँ को दम आलू बहुत पसंद है और पापा को छोले पूरी पसंद है। भाभी आप कहो तो किचन में मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं आयुष भैया, आप बस जल्दी से देवरानी ले आइए। तभी आयुष मेघा को कुछ ऐसा बताता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्या आपने शादी कर ली है? भाभी धीरे, मैंने और दिव्या ने कल ही कोर्ट मैरिज की है। मुझे नहीं पता था कि आप और भैया भी कल ही बम फोड़ने वाले थे। इसका मतलब मेरी और देवरानी जी की पहली एनिवर्सरी एक ही दिन को होगी। इस बात को छुपाना ज्यादा दिन तक ठीक नहीं। सही वक्त देखकर माँ जी को ये बात बता दीजिए। थोड़े दिन में आयुष निरंजना को सच बता देता है, जिसके बाद दिव्या भी बहू बनकर आ जाती है। दिव्या बहुत ही गोरी और सुंदर होती है। शादी के 1 महीने पूरे हो जाने पर आयुष केक लेकर आता है। देवर जी, ये केक किस खुशी में? देवरानी जी का जन्मदिन है क्या? नहीं भाभी, आज हम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, इसीलिए आयुष ने ये प्लान किया। आज आपकी शादी को भी तो 1 मंथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर मेघा की आंखें भर आती हैं। इतने में कार्तिक उस पर चिल्लाता है, मेघा, मेघा कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी। जी आई। मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी से लगा दो। अब खड़ी होकर देख क्या रही हो, जल्दी करो। मेघा कार्तिक के करीब आकर शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी कार्तिक उसके काले रंग से चिढ़कर उसे दूर धक्का दे देता है। माँ! एक बटन लगाने को कहा था, तू तो खटमल की तरह मुझसे चिपक गई। अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करना, चल हट यहां से। इतने में दरवाजे पर खड़ी दिव्या ये सब देख लेती है। मेघा भाभी, ये सब क्या था? यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है दिव्या। एक औरत को अगर अच्छा हमसफर मिल जाता है ना, तो उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, मगर एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधकर जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। हम दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बदसूरत काली हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन दिव्या कार्तिक का पीछा करती हुई उसे मोना से मिलते हुए देखती है। आओ बेबी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मोना, मैं उस मेघा को और नहीं झेल सकता। बस कुछ दिन और बेबी, ये मेरे करियर का सवाल है। मुझे फोटोशूट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। असल में मोना सिर्फ कार्तिक का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी का CEO था। दिन बीतते गए और दोनों की शादी को 1 साल होने आ गया। मेघा उन 1 सालों में हर दिन अपने पति के प्यार को तरसती रही और दोनों की एनिवर्सरी का दिन आखिरकार आ ही गया। हे ईश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने मुझे आज ये खूबसूरत दिन दिखाया है। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शादीशुदा रिश्ते को ठीक कर सकूं
और अपनी सुहाग पर आई बला को दूर कर सकूं, ताकि वो देख सके कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए बेचारी मेघा की आंखें भीग जाती हैं। तभी निरंजना दोनों को अपने पास बुलाती है। दिव्या बहू, मेघा बहू, यहाँ आओ। जी सासू माँ। तुम दोनों की शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो, खूब खुश रहो। ये लो, मेरी तरफ से तुम दोनों की एनिवर्सरी का तोहफा। निरंजना अपनी दोनों गोरी काली बहू को तोहफे में साड़ी देती है, जिसे पहनकर मेघा तैयार हो जाती है और मेघा सिंदूर लेकर कार्तिक से खुशी से कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी कार्तिक जी। आज हम दोनों की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। क्या आज के दिन मैं आपसे एक तोहफा मांग सकती हूँ? मैं चाहती हूँ आज आप अपने हाथ से ये सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए। गुस्से में बौखलाकर कार्तिक सिंदूर जमीन पर गिरा देता है और मेघा का हाथ मोड़ देता है। कार्तिक जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। क्यों मेरी प्यारी काली बीवी, आज तो हमारी एनिवर्सरी है ना, तोहफा तो यादगार होना चाहिए। जितनी खुशियां मनानी है ना, मना ले, क्योंकि इस एनिवर्सरी के बाद तेरा इस घर में आखिरी दिन है। कार्तिक मेघा को धमकी देकर मोना से मिलने चला जाता है। वहीं आयुष दिव्या के लिए उस एनिवर्सरी के दिन को खास बनाता है। आयुष, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आज ऑफिस बंद, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है, इसलिए आज की शाम मेरी बेगम साहिबा के नाम। अच्छा, अब जल्दी से आंखें बंद करो। अरे, अब कौन सा नया सरप्राइज है? आयुष तोहफे में दिव्या को नेकलेस देता है और बड़े प्यार से उसका मेकअप करता है, गजरा लगाता है। दूर खड़ी मेघा उदास मन से ये देखती है। दिव्या कितनी खुश है, आज उसकी एनिवर्सरी है। फिर क्यों भगवान, एक मेरी ही किस्मत में तू पति का प्यार और खुशियां लिखना भूल गया। आंसू पहुंचकर मेघा टूटे मन से शाम को तैयार होकर कार्तिक के आने का इंतजार करती है। मोना, आज तो मेरे साथ घर चलोगी, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कार्तिक, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मुझे शादी वादी के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं था। वो तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे खर्चे उठा सके, और अब मुझे तुमसे भी अमीर बंदा मिल गया है। मोना, तुम मुझे इस तरह से धोखा देकर नहीं जा सकती। मोना कार्तिक को धक्का देकर चली जाती है। कार्तिक खूब शराब पीकर घर आता है। अजी, आ गए आप? मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं। थोड़ा सा खा लीजिए, आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। वैसे इतनी रात तक कहाँ थे आप? कार्तिक बौखलाकर उस पर चिल्ला पड़ता है। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, हमारा कांटेक्ट खत्म हो चुका है। चली क्यों नहीं जाती तुम? या फिर तुम्हें भी पैसा चाहिए? पैसा चाहिए जाने का? बोलो बोलो ना। इतने में मेघा का सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में कार्तिक का गिरेबान पकड़ लेती है। बस बहुत हो गया, जाना होता तो कब की चली गई होती। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर सिर्फ नाम के लिए नहीं लगाती, बल्कि मेरे लिए ये 7 फेरे का बंधन है, जिसे कोई एग्रीमेंट, कोई अदालत नहीं तोड़ सकती। जानती हूँ ये शादी आपके लिए कुछ भी नहीं, मगर मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं आपसे कार्तिक जी। मेघा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज अपने एनिवर्सरी के दिन मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। अपने किए की माफी मांगते हुए कार्तिक मेघा को गले से लगा लेता है और फिर पूरा परिवार उनके लिए केक लेकर कमरे में आता है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मेघा बहू, दिव्या बहू ने मुझे बता दिया था, मगर मुझे तुझ पर गर्व है, जो इतना कुछ सहकर भी तूने इस शादी के बंधन को इन 1 सालों तक निभाया। इसके बाद कार्तिक मेघा केक काटते हुए अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं। मेघा को उसके हिस्से का प्यार भी मिल जाता है।